हेलो गाइस, काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जावास्क्रिप्ट के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेके आइए। सो गाइस, इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की। और इस वीडियो में हम लोग एक काउंटडाउन ऐप बनाकर देखेंगे। ये काउंटडाउन ऐप एक पर्टिकुलर डेट तक, जब काफ़ी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि जब एक पर्टिकुलर डेट पर वो वेबसाइट लॉन्च होने वाली है तो एक काउंटडाउन चल रहा होता है, या सपोज किसी के बर्थडे का काउंटडाउन या किसी के इवेंट का काउंटडाउन चल रहा होता है। सो ये काउंटडाउन ऐप इस वीडियो में हम लोग बनाकर देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में इस काउंटडाउन ऐप का जो गिटहब लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट आप उस कोड को भी वहां से निकाल सकते हैं। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं हमारे काउंटडाउन ऐप को बनाना। तो सबसे पहले ये काउंटडाउन ऐप मैंने बना रखा है, इसी को रेफरेंस लेते हुए हम लोग बनाएंगे। मतलब यही सारी UI डिजाइन रहेगी ताकि UI पर हमें ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। हम मेन फोकस करेंगे जावास्क्रिप्ट पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम से। और यहाँ पर एक काउंटडाउन नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है, जो इमेज आपने वहाँ देखी थी। ठीक है, अब कुछ बेसिक सेटअप्स जो है वो हम लोग कर लेंगे। जैसे एक CSS का फोल्डर बना लेंगे। ये हर बार मैं करूँगा, मतलब आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन सभी में मैं करने वाला हूँ ये सब कुछ। तो CSS का फोल्डर, हमारे JS का फोल्डर और index.html, और कोई इमेजेस अगर यूज़ करनी है तो वो भी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हमारे VS कोड पर ओपन कर लेंगे। आप चाहें तो अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, हम अपने CSS में आएंगे और यहाँ से CSS के अंदर आता हूँ। मैं एक बार जूम इन भी कर लेता हूँ। CSS वाले फोल्डर में custom.css बना लेता हूँ मैं, ये मेरी CSS हो गई। और यहाँ मैं बना लेता हूँ app.js, ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई। ये मेरा index.html है, ये HTML का पूरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ CSS को लिंक करवा देंगे, तो CSS ओके, और ये custom.css हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं और जावास्क्रिप्ट लिंक करवा लेते हैं, जावास्क्रिप्ट js/app.js, ये आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारे UI को। तो ये जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, मतलब इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन सभी में हम लोग कोर टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी थर्ड पार्टी कोड को यूज नहीं करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले रीसेट कर देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे ऑल सिलेक्ट, मार्जिन पैडिंग 0, ओके। फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पर लगा देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब हम लोग एक मेन बनाएंगे। तो मैं अपने index.html में आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक मेन बॉक्स बनाते हैं। तो div, और उसके अंदर ये हो गया आपका मेन। ओके, अब इस मेन के अंदर हम लोग इस मेन को देते हैं विड्थ 100% और हाइट दे देता हूं मैं 100 VH। ठीक है, जो भी हमारा व्यू पोर्ट है उसका 100% मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, फिर मैं इसको एक बैकग्राउंड इमेज दे देता हूं। तो बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ आ जाते हैं और बैकग्राउंड में URL, फिर //images और / ये जो भी 18 WebP करके जो इमेज है वो दे देते हैं। और मैं इसको लाइव सर्वर पे यहाँ से ओपन कर लूंगा। ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस और करना है। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ और लगा देता हूँ बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज जो है वो क्या होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड साइज कवर, ये हो गया। देन यहाँ हम लोग लगा देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो मैंने आपको UI दिखाई थी सेम वैसा ही। अब इसके बाद हम लोगों को बनाना है एक इस पे ओवरले। तो यहाँ आ जाते हैं, .overlay नाम की एक क्लास लगा देता हूँ मैं। और ओवरले जो है वो किस पे बनेगा, तो ओवरले बनेगा हमारे मेन के ऊपर। तो ओवरले की विड्थ ले लेते हैं हम लोग 100%। ठीक है, हाइट ले लेते हैं 100%। और जो ब्लैक कलर का आपको वहाँ शेड दिख रहा है वो हमारा ओवरले है। तो विड्थ और हाइट 100% हो गई। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसका RGBA, ओके, 0,0,0, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 0.7। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस मेन के अंदर आकर हम लोग एक अपना ओवरले बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओवरले। तो आपने एक मेन बनाया, मेन के बैकग्राउंड में इमेज लगा दी, और फिर एक ओवरले बना दिया आपने, और ये हमारी ओवरले की CSS हो गई। ठीक है, तो ओवरले क्या कर रहा है, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो लेके आ रहा है। मैं आपको एक बार साइड बाय साइड दिखा देता हूँ कोड, तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा समझना। ये हमारा ओवरले है। तो आप देख सकते हो ओवरले का मैंने बैकग्राउंड हटाया और वापस लगाता हूँ, सेव करता हूँ, ये हमारा ओवरले है। तो जितना भी आप इसको रखना चाहते हो, 0.8, 0.9, 0.7, 6, 5, 4, जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी 0.8 रख लेता हूँ और ये हो गया हमारा ओवरले।
ठीक है 0.7 कर लेते हैं इसको, थोड़ी सी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारा टेक्स्ट लिखना है। ये तो सारा पार्ट है स्टैटिक, अभी इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट नहीं जोड़ी है, ठीक है। अब हम इधर ओवरले के अंदर आते हैं, एक और काम कर लेता हूं मैं, ओवरले को दे देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरले को दे देते हैं हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर आ जाते हैं ओवरले के अंदर, और ओवरले में मैं एक बनाऊंगा H2 टैग और वी आर कमिंग सून, ये लिख देता हूं, ठीक है। देखते हैं एक बार, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको एक ओवरले को कलर दे देते हैं हम लोग, यहाँ आ जाते हैं। तो ओवरले के अंदर जितने भी हैं फिलहाल उनका टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाइट कलर दे दिया मैंने, और गूगल से फॉन्ट उठा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट्स पर जाइए, जो भी आपके फेवरेट फॉन्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये पॉपिन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ऐड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कोई और लगी हुई होगी तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, अभी कोई नहीं है। तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट। आपको सिंपली यहाँ से इंपोर्ट करना है और इधर लेके आ जाना है CSS में। देखिए जितनी भी सारी चीज़ें मैं इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इन चीज़ों पर बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर रखा होगा। मतलब स्क्रैच से सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगी। ये आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, तो हमारी जावास्क्रिप्ट HTML और CSS की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, और उनसे आपको इन चीज़ों को समझने के लिए एक इनफ नॉलेज, एक बेसिक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी फॉन्ट साइज हो गई, मेरी फॉन्ट फैमिली हो गई, ये मैं लगा देता हूँ इधर। और अब आप देख सकते हो ये हो गया हमारा वी आर कमिंग सून, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करना है मुझे, तो मैं H2 को लेता हूँ यहाँ से, और H2 मैंने डायरेक्ट ही टैग सेलेक्ट किया है, ये मेरा है, आप देख सकते हो H2। और इसकी फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम लोग, तो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ 2.5 REM, ठीक है। तो ये आ गया। फिर हम लोग इसको बना देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा ये। अभी ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी हम लोगों ने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, कॉलम्स, और ये आ गया, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम्स ने क्या किया, इनको एक नीचे नीचे रो में आ जाएगा। तो जो भी अब इसके नेक्स्ट आएगा वो एक नीचे एक और नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो इस तरीके से आता रहेगा, ओके। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स क्या करता है, उनको पास पास में लेके आ जाता है। तो हम लोगों ने पास पास में से हटाकर नेक्स्ट 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 इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया है। और इधर मैं वो डेट लिखूंगा जिस डेट के लिए काउंटडाउन चल रहा है। तो सपोज आज जिस दिन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 20 मार्च, ओके, और 2022, और मैं इसके लिए चला रहा हूँ रात के 10 बजे के लिए, ठीक है। सपोज ये मैं इस टाइम का एक काउंटडाउन चला रहा हूँ, और वो जो डेट होगी वो भी डायनेमिकली आएगी यहाँ पर, यानी जावास्क्रिप्ट से इधर आएगी, हम लोग ऐसे स्टैटिकली लिख कर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये आ गई डेट। और ये H3 को भी मैं सेम इधर ही ले लेता हूँ, तो कॉमा सेपरेटेड H3 लगा दिया मैंने। तो H2 और H3 पर सेम हमने ये लगा दिया। और एक छोटा सा काम हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग टैग्स वैसे भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हेडिंग टैग्स को हटा ही देते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं div डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल नाम की क्लास लगा देता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी सारी चीज़ें खुद से ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो क्लास टाइटल, ओके, सेम यहाँ पर भी लगा देंगे क्लास टाइटल, ठीक है। और यहाँ से जाके हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली चेंज करना होगा टाइटल। तो देखिए ये हो गया। और इसमें हमें कुछ मार्जिन पैडिंग अगर देनी है तो वो भी दे देते हैं। तो मार्जिन फ्रॉम टॉप दैट विल बी ऑफ 10 पिक्सल्स, तो 10 पिक्सल्स की मार्जिन हो गई। अब इसके नीचे हमें ये बनाना है जिसके अंदर हमारी ये डेट वगैरह दिखेगी, ठीक है। मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें यूजर को ये दिखाना है कि कितने डेज रिमेनिंग है, कितने आवर्स रिमेनिंग है, कितने मिनट्स और कितने सेकेंड्स रिमेनिंग है। तो उनके लिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। तो इधर आ जाते हैं ओवरले के बाद, और इसके अंदर मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक कॉलम है, और इस कॉलम को तो यहाँ पर ले लेते हैं डॉट कॉलम। इस कॉलम की जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ कुछ अराउंड 1000 पिक्सल्स, ठीक है। इस कॉलम की मैं कुछ हाइट ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो हाइट ले लेते हैं 100 पिक्सल्स। बॉर्डर ले लेते हैं किसकी, ताकि हमें दिखता रहे, ओके, ये रहा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मार्जिन ऑटो करने की वजह से ये ऊपर से नीचे भी आ गया, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं
कि ये नीचे क्यों आ रहा है। ओके, मार्जिन ऑटो क्योंकि फ्लेक्स के साथ काम कर रहा है इस वजह से इसको नीचे लेके आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर लगा देते हैं मार्जिन 0 पिक्सल्स ऑटो, मतलब ऑटो सिर्फ लेफ्ट राइट से लेना है, ठीक है। और ऐसे कर लेते हैं 10 पिक्सल्स ऑटो, तो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स हो गया, लेफ्ट राइट से ऑटो हो गया। ओके, मार्जिन की जगह हम लोग एक और छोटा सा काम कर सकते हैं कि हम मार्जिन ना लगाएं, इसको उधर ही रहने देते हैं। और क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अलाइन जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर, ये दो चीजें हम लोग लगा सकते हैं। तो अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर में लेके आ जाएगा, बट मेरे ख्याल से ऊपर से हमें इसको नहीं लाना चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर की भी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसको भी आप हटा दोगे तो भी काम चल जाएगा, बट अभी हम लोगों ने लगा दिया तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर बनाएंगे इनपुट्स, ठीक है। तो मैं इनपुट्स ले लेता हूं और ऐसे इनपुट्स मैं ले लूंगा 4, ठीक है। तो ये 4 मेरे इनपुट्स हो गए। ओके, और इन इनपुट्स को भी हम लोगों को एक एक पर्टिकुलर डिव के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये 4 हमारे इनपुट्स हो गए, ठीक है। अब इनको भी हम लोग एक डिव के अंदर ले लेते हैं। तो ये एक पहली डिव हो गई। ओके, इसके अंदर इनपुट और रहेगा लेबल, ठीक है, जिसमें लेबल में हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है डेज। तो यही सेम मैं इनपुट्स कॉपी कर लेता हूं और 4 बार मुझे बनाने हैं ये, ठीक है। तो 4 इनपुट्स आ गए, आप देख सकते हो, और 4 इनपुट्स के रिस्पेक्टिव लेबल्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो कॉलम है उसको भी देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो कॉलम डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को ये करना है कि हम इन इनपुट्स को डिस्प्ले ब्लॉक बनाएंगे ताकि ये पूरी जगह ले ले, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं और इनपुट्स को बना देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। तो इनपुट्स जैसे डिस्प्ले ब्लॉक बनेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग कॉलम्स में एक और चीज करेंगे, यहां लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि टेक्स्ट एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। फिर हम यहां पर ये भी लगा सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, सेंटर, तो कंटेंट एकदम सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब इसकी बॉर्डर हटा देता हूं मैं, बॉर्डर की अभी जरूरत नहीं है हमें, और इसके कलर को हम लोग कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। सो कलर इज व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। अब कुछ इस तरीके का बनाने के लिए कुछ और छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करने होंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को, जैसे हम लोग यहां से जाएंगे और सबसे पहले इनपुट को एक हाइट देंगे, ठीक है। तो इनपुट को मैंने दे दिया 50 पिक्सल हाइट, इसकी हाइट भी हटा देते हैं, कॉलम की भी 50 पिक्सल्स की हाइट है इनपुट की, और विड्थ है 50% की, ठीक है। तो ये बॉक्सेस आ गए कुछ इस तरीके से। ओके, अब इनको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे 60% कर देता हूं मैं, और टेक्स्ट सेंटर हटा देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आएगा। एक छोटा सा हमें और काम करना पड़ेगा, हमें इन डिव्स को भी कुछ विड्थ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो विड्थ दे दी मैंने, कॉलम की जितनी भी डिव्स हैं हम लोग उनको भी कुछ विड्थ दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम की जितनी भी डिव्स है उनको 250 का बना दिया। और अब टेक्स्ट को, अब एक बार देखते हैं कि जो टेक्स्ट है वो हम लोग इसके अंदर लगा देते हैं सेंटर, ठीक है। और ये जो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक है, इस डिस्प्ले ब्लॉक को हटा देते हैं ताकि ये एक तरीके से आ जाए। बट बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि हमें यहाँ पर एक ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा, वरना वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ पाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ ब्रेक टैग्स लगा लेते हैं हम लोग। ये हमारे हो गए ब्रेक्स, ठीक है। तो ये आ गए चारों बॉक्सेस। अब इनको करने के और तरीके भी हो सकते थे, जैसे इसको भी हम लोग फ्लेक्स से मैनेज कर सकते थे, बट अभी उस पर हम लोग नहीं जाते। हमने सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली कॉलम के अंदर जितनी भी डिव्स हैं उनको 250 का बना दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और इनको हमने 50% का बना दिया, 60% का बना दिया। आप जितना भी बनाना चाहो बना सकते हो इनको, ठीक है। अब हम लोग इनके बैकग्राउंड को, यानी बैकग्राउंड कलर को RGBA से एक वाइट ट्रांसपेरेंट कलर दे देते हैं, ठीक है। तो 255, 255, 255 और 0.7, ठीक है। तो ये वाइट कलर आ गया, 0.8, 0.9, जितना भी आप लेना चाहते हो। मैं सेम उसी टाइप का आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूं। और इसकी जो बॉर्डर्स हैं उनको हटा देते हैं हम लोग, तो बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका, तो बॉर्डर रेडियस विल बी 10 px, ठीक है। थोड़ा सा कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। और जो हमारे ये कॉलम है उसको मैं मार्जिन दे देता हूं फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप दैट विल बी ऑफ 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये कुछ हद तक उस टाइप का UI बन गया।
इसके अंदर और इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हो, बट एक इन्होंने डिसेंट सा जो यूआई है वो बना लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसको, ये हो गया हमारा डेज, ये है हमारे आवर्स, ठीक है, देन वी हैव मिनट्स, और ये हमारे सेकंड्स हैं, ठीक है। तो डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हो गए। मैंने क्या क्या किया है, मैं एक बार यूआई का क्विक रिकैप दे देता हूं, फिर चलते हैं प्योर जावास्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मेन बनाया जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, फिर हमने उसके ऊपर एक ओवरले बनाया है जो कि एक डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स है, और उस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम लोगों ने ये 2 टाइटल्स बनाए हैं, फिर हमने एक ये डिव बनाई है, मतलब एक बॉक्स बनाया है, यानी एक कॉलम बनाया है पूरा ये वाला। इस कॉलम के अंदर हमने कुछ इस तरीके से 3 बॉक्सेस लिए हैं, ठीक है, मतलब 4 डिव्स लिए और 4 डिव्स के अंदर हमने इनपुट बॉक्सेस लिए हैं। अब इन इनपुट बॉक्सेस में आप लोगों को क्या करना होगा, तो इन इनपुट बॉक्सेस में हम लोगों को करवाना है कलर वाइट, एक मिनट, कलर। तो इन इनपुट बॉक्सेस में हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो टेक्स्ट हमारा सेंटर में रहेगा। फॉन्ट साइज हम लोग थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, तो 20 पिक्सल की मैंने फॉन्ट साइज रखी हुई है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस सारे के सारे रहेंगे रीड ओनली, ठीक है। सो लेट दीज टेक्स्ट बॉक्सेस बी रीड ओनली, ओके, यहां से रीड ओनली और रीड ओनली। तो अब यूजर इनमें कुछ लिख नहीं सकता है, ये रीड ओनली रहेंगे, इनमें ना यूजर कुछ लिख पाएगा ना यूजर यहां पर कुछ इंटरेक्ट कर सकता है, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग और इनको डायनेमिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया पूरा स्टैटिक, और मैं इधर एक बार वैल्यू भी लगा देता हूँ तो आपको दिखेगा कि डेटा कैसा दिखने वाला है। तो वैल्यू 0 0 0 ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे ये। फॉन्ट साइज अगर आपको और बढ़ानी है तो और बढ़ा सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आपका यूआई हो गया। अब हम लोगों को एक डेट सिलेक्ट करनी है, और डेट हम लोग जावास्क्रिप्ट पे यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने लगाया कांस्टेंट, तो यहां लगा देते हैं हम लोग कांस्टेंट एंड डेट, ठीक है। जो भी एंड डेट होगी वो हम लोगों को डिसाइड करनी है। तो मैं आज ही की डेट को यहां लगा देता हूं 20 मार्च 2020 एंड 10, ठीक है, 00 PM। ये मेरी क्या हो गई, एंड डेट हो गई। जो भी लास्ट मुझे डेट रखनी है वो हो गई। और यहां पर एक बॉक्स है जिसको मैं आईडी दे देता हूं, आईडी एंड डेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे ही हमारा पेज लोड होता है सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ये हमारी आईडी से हमने एलिमेंट गेट कर लिया, और उसके इनर टेक्स्ट में क्या कर देंगे, एंड डेट डाल देंगे, ठीक है। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड डेट। तो अब जो एंड डेट आपको यहां दिख रही है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के कोड से आ रही है। मैं आप लोगों को साइड बाय साइड चेंज करके दिखाता हूं। और अभी हमारा ये जो कोड है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो जैसे मैंने यहां पर किया, अगर 21 मार्च, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर 21 मार्च 2020 आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज हम लोगों ने डायनेमिक कर दी, वो क्या है कि जो आपका डेट वहां दिखा रही थी वो यहां से चेंज होगी। तो जो आप यहां पर डालोगे वो डेट वहां पर रिफ्लेक्ट होगी। अब हमें इन काउंटर्स को चलाना है, ठीक है। तो इन काउंटर्स को चलाने के लिए जो जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा हो तो जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट का आपको एक टाइम स्टैम्प बनाकर देता है, जो 1 जनवरी 1970 से अब तक के मिली सेकेंड्स होते हैं। तो हम लोगों को उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ये काउंटडाउन बनाना है, ओके। तो ये तो हमारी हो गई एक एंड डेट, ठीक है। और मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, तो कांस्टेंट क्लॉक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा एक एरो फंक्शन। आप चाहें तो एक ट्रेडिशनल फंक्शन भी बना सकते हैं, यानी जिस तरीके से हम लोग पहले से फंक्शंस बनाते थे फंक्शन कीवर्ड की मदद से, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को इस क्लॉक में क्या क्या चीजें करनी होगी। तो स्टेप 1 हमें ये करना होगा कि हमें लेना है कांस्टेंट एंड, और यहां लिखना है न्यू डेट, ठीक है। और एंड डेट का हमें क्या बनाना है, हमें एंड डेट के मिली सेकेंड्स बनाने हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारी जो भी एंड डेट है उसको हमने मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हो गया एंड। और कांस्टेंट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। ये जो नाउ है, नाउ का मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, और एंड जो है वो उस टाइम पर क्या टाइम हो रहा होगा, ये दोनों आ गए, ठीक है। मैं इनको कंसोल लॉग करके दिखाता हूं आपको। ये हो गया एंड और कॉमा नाउ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या दो डेटा आ रहा है हमारे पास, और एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं।
ओके, ये इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि क्लॉक नाम का फंक्शन बना तो दिया बट आपको पहली बार उसको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनिशियल कॉल, ठीक है, ये हमारा इनिशियल कॉल हो गया क्योंकि फंक्शन बना है, बिना कॉलिंग के तो टास्क परफॉर्म कर नहीं सकता, तो हम लोगों ने पेज लोड होते ही इनिशियल कॉल करवा दिया ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये हमारा इनिशियल कॉल है और मैं दोनों को अलग अलग कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूं आपको, console.log, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी एंड डेट है वो, और ये जो है हमारी वो करंट डेट है, ठीक है। तो इन दोनों के जावास्क्रिप्ट ने हमें ऑब्जेक्ट्स बनाकर दे दिए, यानी ये जो दो वेरिएबल्स हैं अब उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और इनके बीच में एक डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है, और कांस्टेंट डिफरेंस एंड माइनस नाउ, मतलब जो भी एंड डेट है उसमें से जो आज की डेट है उनके बीच का एक डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और चलिए देखते हैं ये डिफरेंस क्या बता रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक नंबर जो दिखा रहा है ये वो डिफरेंस है, मतलब अभी जो टाइम हो रहा है, यानी अभी जिस टाइम पर ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पर जो टाइम हो रहा है वो, और जो एंड डेट है वो, मतलब कि 20 मार्च 2022 1 PM से जो हमारा 1 मार्च 2022 10 PM है उसके बीच में कितना डिफरेंस है ये वो बता रहा है, ये सेकंड मिली सेकेंड्स में बता रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक डिफरेंस आ गया है दोनों के बीच में। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना होगा और चार चीजें बनानी होगी। सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पर हमारे आवर्स को, ठीक है। सेकंड हमें बनाने हैं मिनट्स, देन सेकंड्स और डेज बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट लगाते हैं डेज पर, ठीक है। कन्वर्ट, यहाँ मैं कमेंट्स भी लिख देता हूँ, कन्वर्ट इनटू डेज, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहे हैं वो क्या है, हमारे पास जो आ रहा है वो है मिली सेकेंड्स। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट करते टाइम ही मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स बना देता हूँ, मतलब जैसे मैंने 1000 से डिवाइड किया तो वो सेकेंड्स बन जाएंगे। तो अब जो मेरा डिफरेंस है वो किस में है, सेकेंड्स में है। अब इस सेकेंड्स को मुझे कन्वर्ट करना है पहले डेज के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं इस चीज का कि जब हम लोग बात कर रहे हैं 1 डे की, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं 24 आवर्स की, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं 1 आवर की तो हम यहाँ पर बात करते हैं 60 मिनट्स की, ठीक है। और जब 60 मिनट्स की बात हो रही है तो बात हो रही है कितने सेकंड्स की, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिए 3600 सेकंड्स की, ठीक है। तो अब हमें अगर इस डिफरेंस को डेज में कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से करना होगा, कांस्टेंट डेज इज इक्वल टू, या मैं सीधा कंसोल लॉग ही कर देता हूं, कंसोल लॉग डिफरेंस डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 24, ठीक है, डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक डिफरेंस कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आप अगर यहां देखेंगे तो ये कितने डेज बता रहा है, 0 डेज, क्योंकि एक्चुअली 0 डेज ही बचे हुए हैं, वो टाइम आने में जो है कुछ आवर्स कैलकुलेट करके ये दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे math.floor, ओके। math.floor करने से ये आपको एक एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा, तो 0 डेज दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर आ जाता हूं और जो मेरी डेट है यानी वो कर देता हूं 22 मार्च, ठीक है। तो 22 मार्च हम लोगों ने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ओके। 22 मार्च कन्वर्ट करने के बाद भी 0 डेज दिखा रहा है बिकॉज ये 60 का जो डिवीजन है वो नहीं करना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब दिखा रहा है 2 डेज, ओके। अब मैं इसको वापस 21 मार्च कर देता हूँ और 1 डे दिखा रहा है, अब परफेक्टली काम कर रहा है ये। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सेकेंड्स और आवर्स में से डिवाइड कर लेना है, मिली सेकेंड्स तक नहीं जाना बिकॉज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके थे, ठीक है। तो ये जो डेटा आपके पास आया है जो कंसोल में दिख रहा है वो क्या है, आपके डेज है, मतलब कितने डेज बाकी है अगर आज से काउंटडाउन स्टार्ट होता है तो। अब नेक्स्ट हम लोग जितने भी इनपुट्स हैं हमारे उनके सिलेक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ सबसे ऊपर आ जाते हैं एंड कांस्टेंट इनपुट्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, इनपुट्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग जितने भी इनपुट्स हैं वो लेके आ जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया है, ठीक है। तो अब हमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल में जो सबसे पहला हमारा इनपुट है यानी 0 की वाला जो इनपुट है उसमें डेज डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाएंगे और ये हमारी कैलकुलेशन है जो डेज निकाल कर दे रही है। हम यहाँ लिखेंगे इनपुट्स का 0 की में जो वैल्यू है वो हमें क्या डालनी है,
वैल्यू क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल क्यों नहीं है, बिकॉज वो एक इनपुट है, ठीक है, और इनपुट के अंदर डेटा डालने का तरीका होता है सिर्फ डॉट वैल्यू से। तो इनपुट्स की 0th की पर आपने वैल्यू डाली, और वो वैल्यू क्या है, मैट डॉट फ्लोर डिफरेंस डिवाइड बाई 3600 डिवाइड बाई 24, यानी नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो ये 1 दिखा रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट मैंने तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 0 रखा हुआ था। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं डेट को कन्वर्ट करता हूँ, 25 मार्च करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए 5 डेज दिखा रहा है, तो मतलब डेज वाला कैलकुलेशन मेरा एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है आवर्स, तो हमें डेज हटाते हुए आवर्स कैलकुलेट करना है। अगर आप सीधा आवर्स में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये क्या करेगा, वो 5 डेज के जितने भी आवर्स होंगे उनको भी यहाँ कंसिडर करेगा। बट अब आपको यहाँ कैलकुलेशन लगानी है कि ये 5 डेज तो आ गए मेरे पास, इसके बाद आवर्स कितने बचे हैं वो कैलकुलेट करो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे, फिर से मैं एक बार कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूँ आपको। मैथ डॉट फ्लोर हम लोग यूज करेंगे ताकि हम कोई भी डेसिमल वैल्यू को ना दिखाएं, ठीक है। हम यहाँ डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए डिफरेंस, और हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, या हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो हम लोग डिफरेंस को यहाँ कैलकुलेट करेंगे 24 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को आप डिवाइड कर देंगे किससे, यानी उस नंबर का जो रिमाइंडर है वो 60 के साथ निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी कंसोल लॉग कर लेते हैं और कंसोल लॉग करके इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। मैथ डॉट फ्लोर करना है हम लोगों को, फ्लोर इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी डेसिमल नंबर ना आए, और मैथ डॉट फ्लोर में हम हमारे डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 3600 से, ठीक है। तो डिफरेंस डिवाइड बाय 3600 एक नंबर बनेगा, और फिर उसको हम लोग मॉड्यूलस करवाएंगे 24 से, ठीक है। यहाँ 3600 रखना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमारा जो भी डिफरेंस है उसको हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, डिफरेंस डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 24। तो जब आप 24 से डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास आ रहा था क्वोशिएंट, ठीक है। अब जब हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। पिछली बार हम लोगों ने डिवाइड का ऑपरेटर लगाया था, इस बार हम लोग लगा रहे हैं हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ये हमें क्या करता है, ये हमें क्वोशिएंट निकाल कर देता है और रिमाइंडर निकाल कर देता है। तो अब जो आपके पास ये आ रहा है 8, दिस इज द रिमाइंडर, मतलब कि 8 घंटे बाकी है, ओके। तो इसको भी हम लोग फर्स्ट बॉक्स में डाल देंगे, तो यहाँ आ जाते हैं और वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये दिखा रहा है 5 डेज 8 आवर्स, ओके। तो अभी से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुछ अराउंड 8 आवर्स ही बचे होंगे 10 PM होने में। मैं एक काम करता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2 PM, ठीक है। तो 2 PM में देखिए क्या बता रहा है, 0 आवर्स, क्योंकि आवर्स कुछ बचे ही नहीं है, अभी थोड़ी देर में 2 PM हो जाएगा। मैं अगर यहाँ लगा देता हूँ 3 PM तो 1 आवर दिखा रहा है, ओके। मतलब हमारी कैलकुलेशन सही चल रही है। और अगर मैं यही 21 कर देता हूँ तो 1 डे एंड 1 आवर दिखा रहा है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई मिनट्स को लेके, ठीक है। वी हैव कन्वर्टेड इनटू डेज, ठीक है। फिर हमने डेज में कन्वर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग आवर्स थे वो निकाले। ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करना इजी है, लेकिन डेज कन्वर्ट होने के बाद कितने घंटे बचे हैं वो ये निकाल कर दे रहा है, ठीक है। तो कन्वर्ट या कैलकुलेट आवर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मिनट्स, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं इनपुट्स में, ठीक है, या मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूं। पहले हम लोग फिर वही करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करके अब हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए हमें लिखना है डिफरेंस डिवाइड बाय 60, ओके, एंड मॉड्यूलस 60, ठीक है। तो इससे हमें क्या करेगा, ये मिनट्स निकाल कर देगा कि कितने एग्जैक्टली मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो 1 घंटे और 10 मिनट बचे हुए हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन चल रही है, 1 घंटे और 10 मिनट, 1 आवर एंड 10 मिनट्स रिमेनिंग, ओके। और मैंने जो टाइम लगा रखा है वो कितना है, 3 PM और 21 मार्च का। तो 1 घंटा 1 दिन, और जो मिनट्स बचे हैं वो यहाँ नीचे दिखा रहा है। तो इन मिनट्स को भी मैं लेके जाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। कंसोल लॉग हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप इजीली इस कोड को वापस रिव्यू कर सकते हैं, अपने किसी भी फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। या पूरा कोड भी आप कॉपी कर एज इट इज अगर किसी वेबसाइट में लगाते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो ये 10 मिनट्स हो गए। अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें कैलकुलेट करना है सेकंड्स, ठीक है। तो सेकंड्स कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा थर्ड इंडेक्स वाले बॉक्स में डाल देता हूँ।
तो 0th इंडेक्स मतलब पहला इनपुट, फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड इनपुट, और सो ऑन, थर्ड इंडेक्स मतलब फोर्थ इनपुट। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधा डिफरेंस को मॉड्यूलस करवाना है 60 से, ठीक है। तो 44 सेकंड्स बचे हुए थे, 40 सेकंड्स, 38, 39, आप देख रहे हो काउंटडाउन चल रहा है। अब ये हम लोगों ने पूरा एक कैलकुलेशन बना दिया जिसमें हमने पहले डेज कैलकुलेट कर लिए, उन डेज के हटने के बाद कितने आवर्स होंगे वो कैलकुलेट कर लिए, कितने मिनट्स बचेंगे वो कैलकुलेट कर लिए, और कितने सेकंड्स होंगे ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इस फंक्शन को, जो इनिशियल कॉल हुआ था, इनिशियल कॉल कब होता है, जब पेज रिफ्रेश होता है, बट हमें अब एक एक सेकंड पे कॉल करवाना है। तो अब हमें यहाँ पर एक एक सेकंड पे कॉल करने के लिए लगाना होगा सेट इंटरवल, ठीक है। तो हम 1 सेकंड का इंटरवल लगाएंगे, और मैं एक फंक्शन यहाँ कॉल करवा देता हूँ। और इस फंक्शन को मैंने क्या कहा है कि क्लॉक नाम के एक फंक्शन को कॉल करना है, कब, हर 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये एक एरो फंक्शन है, और इस एरो फंक्शन को सेम जो हम लोगों ने इधर बनाया था उसी टाइप से है। हम लोगों ने क्या बोला सेट इंटरवल को, कि हर 1 सेकंड में इस क्लॉक नाम के फंक्शन को कॉल करना है। तो इनिशियल कॉल तो अपने आप हो जाएगा, उसके बाद हर 1 सेकंड में ये कॉल होगा, और हर 1 सेकंड में ये कॉल होने पर ये जो कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी वापस चलेगी, क्योंकि हर सेकंड टाइम चेंज होता रहेगा, हर सेकंड टाइम चेंज होगा तो जो नाउ है वो चेंज होता रहेगा, एंड तो एज इट इज रहेगा, बट जो करंट टाइम है वो चेंज होता रहेगा। और जब जब करंट टाइम चेंज होगा तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंस कैलकुलेट करके हम ये कंसोल लॉग भी हटा देते हैं, और डिफरेंस कैलकुलेट करके हम लोग डेज, आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स को अपडेट करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5। जैसे ही ये 1 पर जाएगा तो ये वापस से 59 से काउंट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ मिनट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 3, 2, 1, और यहाँ पर मिनट्स आपके कम हो गए, और ये कैलकुलेशन चल गई। जैसे ही 7 मिनट्स निकल जाएंगे तो उसके बाद ये आवर्स कम हो जाएंगे, जैसे ये आवर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये डेज कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं नियरेस्ट कैलकुलेशन लगाता हूँ या नियरेस्ट काउंटडाउन लगाता हूँ 0 to 53 मिनट्स पे, ठीक है। तो देखिए ये बता रहा है कुछ, और 0 to 53 मिनट्स, ठीक है। यहाँ हमारे काउंटडाउन चल रहे हैं। ये जो आवर्स की कैलकुलेशन है वो कुछ गड़बड़ है, वो अभी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 आवर, ओके, ये 1 आवर इसलिए बता रहा है क्योंकि एग्जैक्टली 1 आवर बचा हुआ है, मुझे यहाँ पर लगाना था 0, 1 and 54, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। मैं 53 लगा के रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो 13, 12, और ये चलता जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो टाइम लगाया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है, ओके। तो अब क्या होगा, 0 के बाद माइनस माइनस वैल्यूज आती रहेगी, मतलब मिनट्स में, आवर्स में और सब में माइनस वैल्यूज आती रहेगी। तो ये मैंने अभी तुरंत का टाइम इसलिए आपको लगा के दिखाया ताकि आप इस प्रॉब्लम को पहले से जज कर लो कि माइनस की वैल्यूज कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस की वैल्यूज ना आए इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें यहां पर लगाना है इफ डिफरेंस इज लेस देन 0। इफ डिफरेंस इज लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो टाइम है वो जा चुका है, जो नाउ है वो बड़ा है, ठीक है। जब आप दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो इट इज ऑब्वियस कि सेकंड वाला अगर बड़ा होता तो ही डिफरेंस माइनस में आता, ठीक है। तो इफ डिफरेंस इज माइनस वी विल सिंपली रिटर्न। तो अगर डिफरेंस माइनस में है तो क्लॉक फंक्शन क्या करेगा, यहां से रिटर्न हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो, अब मैं 54 का भी लगा के दिखा देता हूं यहां पर। अब माइनस की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 54 का हो गया 0 to 1, और देखो माइनस की वैल्यूज नहीं आ रही है। मैं अगर यहां पर आपको 54.40 सेकेंड्स दिखाता हूं तो 30, 31 इस तरीके से सेकेंड्स कैलकुलेट कर रहा है। तो जब तक ये सेकेंड्स कैलकुलेट कर रहा है तब तक आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं माइनस वैल्यूज तो नहीं आ रही है। तो चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं 10 सेकेंड्स पे ले जाऊंगा सो दैट कि आप तुरंत 10 से कैलकुलेट करना शुरू कर सकें। ओके, तो 3, 2, 1 और 0 होने के बाद ये कैलकुलेशन अपने आप रुक गई, बिकॉज ये फंक्शन कॉल हुआ और यहां से फंक्शन रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, ये जो आपका काउंटडाउन है वो तभी रुक जाना चाहिए जब डिफरेंस नेगेटिव हो जाए, ठीक है। 0 से कम होता ही नेगेटिव हो जाता है। और इस तरीके से जब भी आपकी वेबसाइट पे यूजर आएगा तो उसको वो माइनस की वैल्यूज नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ 0, 0, 0 दिखेगा और ऑब्वियसली उसको पता होगा कि ये डेट जा चुकी है। ओके, सो गाइज मैं फिर से आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ पूरा कि क्या क्या हम लोगों ने इस ऐप को बनाने के लिए किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंडेक्स HTML बनाई, एक कस्टम CSS बनाई और एक app.js बनाई। इंडेक्स HTML में हमारा ये पूरा लेआउट है, ठीक है।
कस्टम CSS में हम लोगों ने इसको डिजाइन देने के लिए CSS लिखी है, ठीक है। एंड एट द एंड हम लोगों ने उस काउंटडाउन को डायनेमिक करने के लिए app.js बनाया। app.js में हमारे पास एक डेट है, उस डेट पे और अभी जो करंट डेट है, ब्राउजर खुलते टाइम जो करंट डेट है, उसके बीच में हम लोग एक डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग काउंटडाउन बना रहे हैं, जो कि आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स और डेज कैलकुलेट कर रहा है, ओके। और फिर हम लोग हर सेकंड उस काउंटडाउन को अपडेट करवा रहे हैं। ये पूरे कोड को मैं गिटहब की ये पूरे कोड को मैं गिटहब पे डालकर आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। और आने वाले वीडियोस में जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे, सभी के कोड आपको उसी लिंक पर मिलते रहेंगे। सो आई होप गाइज यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।